नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग ईश्वर चंद्र विद्यासागर और उनके सामाजिक सुधार के बारे में पूरी विस्तार पूर्वक एक-एक घटनाओं को एक कहानी के माध्यम से जानेंगे और समझेंगे। इसे हम सामान्य भाषा में देखें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक बहुत ही सामान्य परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके पास उतने पैसे नहीं थे कि वह अपनी शिक्षा को बेहतर तरीके से प्राप्त कर पाएँ। लेकिन उन्होंने संघर्ष किया, पढ़ाई में उनको रुचि थी और उन्होंने अपने परिश्रम के माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त की। बाद में उनको समाज में दिखा कि बहुत सारी बुराइयां हैं, लोगों के साथ अत्याचार किए जा रहे हैं, जैसे जातिवाद, सती प्रथा और विधवा की उस समय शादी नहीं होती थी और जो भी महिलाएं हैं उनको शिक्षा में अधिकार नहीं दिया जाता था, उनको शिक्षा से दूर रखा जाता था। तो इन सब के खिलाफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर आवाज उठाए, आंदोलन किए और बहुत ही लंबे संघर्ष के बाद समाज में बहुत सारे बदलाव लाए गए। तो हम इन सब सारी घटनाओं को एक एक कर कर देखते हैं और समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का प्रारंभिक जीवन और उनकी शिक्षा के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जन्म और परिवार देखें तो जन्म 26 सितंबर 1820 को बंगाल के बीरभूम जिले के वृंदावन गांव में हुआ। मतलब है कि उनका जन्म बंगाल में हुआ। ठीक है। पिता पद्मनाभ विद्यासागर, माता सुभद्रा देवी। बचपन से ही विद्या में गहरी रुचि थी। मतलब ईश्वरचंद्र विद्यासागर को बचपन से ही शिक्षा में रुचि थी। वो पढ़ने के लिए जिज्ञासु थे। वो कठिन परिस्थितियों के बावजूद पढ़ाई जारी रखी। उनका परिवार उतना धन संपन्न नहीं था, लेकिन फिर भी ईश्वरचंद्र विद्यासागर को पढ़ाई में काफ़ी रुचि थी और उन्होंने कठिन परिश्रम के बाद शिक्षा प्राप्त की। और भी देखते हैं, शिक्षा देखते हैं। देखिए, प्रारंभिक शिक्षा घर पर संस्कृत और बंगाली में हुई। मतलब कि पहली शिक्षा अगर देखें तो संस्कृत, मतलब कि उनके माता पिता के माध्यम से संस्कृत की शिक्षा उन्हें मिली। और दूसरी बात है कि वह बंगाल से आते हैं तो बंगाली भाषा भी वह सीख जानते थे, सीख गए वो भी, क्योंकि वो बंगाल से ही आते थे, जो कि बीरभूम जिला है, वहाँ उनका जन्म हुआ था। और भी देखें, 1838 में इकट्ठा परीक्षा में सफलता और कलकत्ता विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त की। मतलब कलकत्ता विश्वविद्यालय से
ईश्वर चंद्र विद्यासागर उच्च शिक्षा प्राप्त किए। और भी देखते हैं, मतलब कि यह काफ़ी अच्छे शिक्षित विद्यार्थी थे। इनकी शिक्षा अगर कलकत्ता विश्वविद्यालय में यह प्राप्त किए हैं, तो यह काफ़ी अच्छे विद्यार्थी रहे होंगे क्योंकि कलकत्ता विश्वविद्यालय में पढ़ना सबके बस की बात नहीं होती थी। लेकिन इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की, तो एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में इनको देखा जाने लगा। और भी देखते हैं, छात्रवृत्ति और कठिन मेहनत के कारण विद्यासागर उपनाम मिला। इनको उस समय छात्रवृत्ति भी मिली। कठिन कठिन मेहनत के कारण इनको विद्यासागर उपनाम दिया गया, मतलब कि एक तरह से उपाधि आप समझ सकते हैं। और भी देखते हैं, सामाजिक संदर्भ देख लेते हैं। 19वीं सदी के बंगाल में महिला शिक्षा नगण्य थी, मतलब कि 19वीं सदी के समय जो महिला हैं उनकी शिक्षा न के बराबर थी। महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता था, उनको केवल घर के काम काज और बच्चे पालन पोषण की केवल उनको जिम्मेदारी दी जाती थी। सबको लगता था कि महिलाएं पढ़ लिख कर क्या करेंगी। समाज को एक डर था कि अगर महिलाएं पढ़ लिख लेंगी तो अपना अधिकार मांगेंगी, वो समाज में अपनी आवाज़ उठाएंगी। तो लोग इससे डरते थे और उन्हें शिक्षा से दूर रखते थे। तो इस पर भी विद्यासागर कार्य किए, काफ़ी लंबे संघर्ष किए, काफ़ी विद्यालय खोले, जिससे कि महिला शिक्षा जो है वह बेहतर हो सके। और भी देखते हैं, फिर देखिए विधवाओं के पुनर्विवाह पर रोक था उस समय, क्योंकि आपको पता है कि 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा। जब सती प्रथा पर रोक लगा तो जो भी विधवा हैं तो उनकी शादी भी तो होनी चाहिए। अगर पति मर गया तो उनकी शादी भी बाद में होनी चाहिए। लेकिन विधवा पुनर्विवाह पर समाज में रोक था। लोग विधवा को एक गलत निगाह से लोग देखते थे, अपशगुन लोग मानते थे। लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसके लिए काफ़ी संघर्ष किए। इन्होंने बहुत सारी धर्म ग्रंथों को लेकर उन्होंने सबके सामने साक्ष्य प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि विधवा पुनर्विवाह गलत नहीं है, विधवाओं को भी अधिकार मिलने चाहिए, उनकी भी समाज में इज्जत और प्रतिष्ठा होनी चाहिए, उनका भी दोबारा विवाह होना चाहिए, जिससे कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बना। क्योंकि हजारों हजार की संख्या में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सिग्नेचर करवाए और उस समय ब्रिटिश अधिकारियों के माध्यम से समाज में बदलाव लाए और विधवा पुनर्विवाह जैसे कानून को पारित किया। तो और भी देखते हैं हम लोग, फिर देखें जातिवाद और धार्मिक रूढ़िवाद। जातिवाद भी उस समय बहुत था, लोगों के मन में ऊंच नीच की भावना बैठी हुई थी।
लोग किसी को बड़ा किसी को छोटा समझते थे। और देखें, रूढ़िवादी परंपरा भी समाज में विद्यमान थी। लोग पुरानी विचारधाराओं पर लोग चलते थे, लेकिन उस पर लोग सवाल नहीं उठाते थे कि क्या जो परंपरा चली आ रही है वह सही है या गलत है। उसे चुनौती कोई नहीं देता था, क्योंकि लोग समाज से डरते थे। लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने समाज को चुनौती दी। उन्होंने समाज को एक सही रास्ते पर लाने की कोशिश की और काफ़ी हद तक वह सफल भी रहे। और भी देखते हैं। फिर देखेंगे तो विद्यासागर ने इन्हीं समस्याओं के खिलाफ व्यवहारिक, न्यायपूर्ण और नैतिक दृष्टिकोण अपनाया। जो जो ये सब समाज में समस्याएं थीं, इनके खिलाफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुत सारे आंदोलन चलाए और समाज में यह बताया कि किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते। हर हर किसी को एक बेहतर जीवन जीने के लिए उनको सम्मान की नज़र से देखा जाना चाहिए। उनको समाज में सम्मान मिलना चाहिए। किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते। अगर सभी व्यक्ति एक इंसान हैं और इंसान के नाते एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। हर व्यक्ति छोटा और बड़ा नहीं होता, केवल वह व्यक्ति होता है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर समाज को काफ़ी अपने विचार के माध्यम से बदलने का प्रयास किए। उस समय बहुत सारे लोग ईश्वर चंद्र विद्यासागर के विचारों से सहमत नहीं होते थे। लोग उन्हें बहुत ही अच्छे और बुरे शब्दों को सुनना पड़ता था। समाज में लोग अपनी तरह तरह की भाषाएं बोलते थे, जैसे कि यह धर्म भ्रष्ट है, यह समाज को एक गलत दिशा में ले जा रहा है। तो मतलब ऐसी बातें उस समय सुनने को मिलती थी। लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा कि अगर किसी के अधिकार को दिलाना अगर धर्म भ्रष्ट है, तो हम धर्म भ्रष्ट की ही ओर आगे बढ़ेंगे। तो जो समाज को सुधारने के लिए संघर्ष कर रहे थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर उसको वह छोड़े नहीं, जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे, जिनके माध्यम से समाज में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। और भी देखते हैं। देखते हैं महिला शिक्षा पर हम लोग बात कर लेते हैं कि उस समय महिला शिक्षा की दशा और दिशा कैसी थी। देखते हैं समाज में समाज में महिला शिक्षा की स्थिति देख लेते हैं हम लोग। लड़कियों को पढ़ाई का अवसर नहीं था। उस समय देखें तो जो भी लड़कियां थीं, उनको पढ़ाई का अवसर नहीं था। मतलब है कि एक पुरुष और स्त्री में शिक्षा को लेकर एक बहुत बड़ी खाई थी। लोग समझते थे कि जो महिलाएं हैं वह पढ़ लिख कर क्या करेंगी, उनको केवल घर में घर चलाना है और बच्चे पालन करने हैं। उनको चार दीवारी के अंदर रहना है। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि महिलाएं भी
शिक्षित रहेंगी तो एक परिवार बेहतर दिशा में जाएगा वो। क्योंकि कहते हैं ना कि जब एक लड़का पढ़ता है तो एक लड़का पढ़ता है, लेकिन जब एक लड़की पढ़ती है तो एक परिवार पढ़ता है। कहीं भी आप देखे होंगे कि अगर कोई पुरुष पढ़ा है लेकिन उसका परिवार भी शिक्षित होगा, उसके बच्चे भी शिक्षित होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कोई महिला पढ़ी है तो उसके बच्चे 95% शिक्षित ही होंगे, अशिक्षित नहीं रहेंगे। तो उसीलिए कहा जाता है कि जब एक पुरुष पढ़ता है तो एक पुरुष पढ़ता है, लेकिन जब एक महिला पढ़ती है तो एक परिवार पढ़ता है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। और भी देखते हैं, शादी तक शिक्षा सीमित या नगण्य होती थी। उस समय शादी तक शिक्षा देखें तो एकदम नगण्य होती थी, ना के बराबर होती थी। लोग उस समय शिक्षा की बात भी नहीं करते थे। लेकिन आज का समय है कि कहीं भी जो भी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, तो पहली बार शिक्षा की बात करते हैं। कहीं भी किसी का शादी विवाह होता है तो उस समय लोग पूछते हैं कि लड़की पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, पहली बात सामने आती है। अगर लड़की पढ़ी नहीं होती है तो उसकी शादी करने में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जिससे कि इस समय शादी करने के लिए लड़कियों को पढ़ाया जाता है कि लड़की अगर पढ़ी रहेगी तो उसका शादी करने में आसानी होगी, उतना परेशानी का सामना नहीं झेलना पड़ेगा। तो इस समय शिक्षा को लेकर काफ़ी समाज में बदलाव आ चुके हैं। महिलाएं और पुरुष एक साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं और एक अच्छे समाज की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और भी देखते हैं, देखें तो विद्यासागर का योगदान, विद्यासागर का योगदान क्या रहा शिक्षा में। यहाँ यहाँ पर देखें, महिला विद्यालय खोले, ईश्वरचंद्र विद्यासागर महिलाओं के लिए बहुत सारे विद्यालय खोले, बालिका विद्यालय खोले। जैसे बंगाल में पहली बार लड़कियों के लिए स्कूल खोला गया, मतलब कि बंगाल में पहली बार लड़कियों के लिए स्कूल खोला गया, विद्यालय खोला गया। और भी देखते हैं और क्या हुआ। पाठ्यक्रम में संस्कृत और अंग्रेजी दोनों शामिल किए गए। जो स्कूल था वहाँ का माध्यम संस्कृत और अंग्रेजी दोनों को रखा गया। मतलब कि जब भी महिला पढ़ेगी, ये लड़की पढ़ेगी, तो एक साथ दो भाषाएं सीखेगी वो, एक संस्कृत और दूसरा अंग्रेजी। क्योंकि अंग्रेजी होती थी कि वह नेशनल लैंग्वेज होता था वो, और संस्कृत स्थानीय भाषा में उस समय चलता था। क्योंकि संस्कृत का पहले बोलबाला बहुत था, लेकिन अब इस समय देखा जाए तो काफ़ी कम हो गया है। और भी देखते हैं, किताबें लिखी जो बच्चों और महिलाओं के लिए सरल और सुलभ हो। पहले बंगाली में देखी जाए तो किताबें काफ़ी कठिन आती थी, लोगों को पढ़ने में और समझने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने एक आसान भाषा में किताबें लिखी, जिससे कि हर किसी को पढ़ने में आसानी हो। क्योंकि अगर किताबें आसान भाषा में लिखी जाएंगी तो जो भी बच्चा है वह पढ़ेगा तो आसानी से वह समझ जाएगा। तो इस पर भी ईश्वरचंद्र विद्यासागर कार्य किए। और भी देखते हैं, देख देखिए महिला शिक्षा का महत्व देख लेते हैं कि महिला शिक्षा का क्या महत्व था, उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं।
देखिए, महिलाओं में आत्मनिर्भरता और सोच की स्वतंत्रता थी। महिलाओं में आत्मनिर्भरता और सोच की स्वतंत्रता थी। अगर महिलाएं शिक्षित रहेंगी तो वह स्वावलंबी रहेंगी, आत्मनिर्भर रहेंगी, दूसरे पर आश्रित वह नहीं रहेंगी और खुली स्वतंत्रता के साथ वह अपना जीवन जी पाएंगी। अपने जो भी निर्णय हैं खुद से वह ले पाएगी। अगर कोई शिक्षित नहीं है तो कब क्या करने हैं, कैसे निर्णय लेने हैं, वह निर्णय नहीं ले पाएगा वो। लेकिन जब शिक्षित है तो अपनी सारे निर्णय खुद ही ले पाएगा। तो वह चाहे पुरुष हो या फिर महिला हो, तो उनमें शिक्षा का काफ़ी अधिक देखिए आवश्यकता होती है। जो शिक्षित नहीं है तो उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनको सही और गलत में फ़र्क करना बहुत ही कठिन प्रतीत होता है। और भी देखते हैं, समाज में सम्मान और अधिकार। अगर आप शिक्षित हैं तो समाज में आपको सम्मान की दृष्टि से लोग देखते हैं। और क्या, फिर अधिकार, क्योंकि आप जब शिक्षित रहेंगे तभी तो जानेंगे कि हमारे अधिकार क्या हैं। व्यक्ति के बहुत सारे अधिकार होते हैं, लेकिन कोई अगर शिक्षित नहीं है तो उसको तो यह भी नहीं पता है कि व्यक्ति के क्या क्या अधिकार होते हैं, क्या अधिकार नहीं होते हैं, कब क्या करना चाहिए, कब क्या नहीं करना चाहिए, किससे समाज में एक अच्छा अपने आप को साबित किया जा सकता है, अपने आप को बेहतर दिखाया जा सकता है। तो ये सब शिक्षा के ही माध्यम से संभव है, अन्यथा यह संभव नहीं है। और भी देखते हैं, यह कदम आगे चलकर बंगाल पुनर्जागरण काल और सामाजिक जागरूकता का आधार बना। जब ये सब बदलाव आए तो बंगाल में पुनर्जागरण का काल इसी को कहा गया कि जो भी पुरानी विचारधाराएं हैं, जो भी पुरानी परंपराएं हैं, उनको जो समाज के लिए सही नहीं है, जो स्त्री और पुरुष में भेदभाव करते हैं, क्योंकि परंपराएं जीवन को आसान बनाती हैं, कठिन नहीं बनाती हैं। लेकिन अगर वही परंपरा किसी व्यक्ति के जीवन जीने में कठिनाई पैदा करे तो वह परंपरा सही नहीं है। तो जो भी समाज में गलत परंपराएं थीं वह वह क्या हुई, दूर किया गया। जब दूर होने लगा तो उसे ही बंगाल में पुनर्जागरण का काल कहा गया, मतलब कि फिर से जागना। लोग वैज्ञानिक दृष्टि से लोग सोचने लगे कि कोई भी परंपरा है वह तर्क की कसौटी पर उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। तो लोग अपनी अपनी बातें रखने लगे, सब सब अपने अपने विचार के माध्यम से समाज में एक नए बदलाव की ओर अग्रसर होने लगे, जिससे कि समाज में बहुत सारे बदलाव उस समय देखने को मिला। और भी देखते हैं, देखिए उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। उन्होंने बाल कांड और साहित्य प्रदेश जैसी पुस्तकें लिखी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बाल कांड और साहित्योपदेश जैसी पुस्तकें लिखी, जो कि काफ़ी आसान भाषा में लिखी गई थी। जो भी पढ़े वो आसानी से समझ पाए। और भी देखते हैं, कई लड़कियों को स्वयं पढ़ाया, कई लड़कियों को ईश्वर चंद्र विद्यासागर स्वयं पढ़ाए। लेकिन उसी में से जब महिलाएं शिक्षित होने लगी, लड़कियां शिक्षित होने लगी तो वह खुद भी और भी लड़कियों को वो पढ़ाने लगी। वो विद्यालय में जाकर पढ़ाने लगी वो, जिससे कि और भी महिलाओं के शिक्षा में सुधार
आ सके। तो देख सकते हैं आप, कई लड़कियों को स्वयं पढ़ाया, मतलब खुद पढ़ाया, और महिला शिक्षकों को प्रशिक्षित किया। उस समय बहुत सारी महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया गया, जिससे कि समाज में अधिक से अधिक लड़कियों को पढ़ाया जा सके, समाज में अधिक से अधिक शिक्षा का प्रचार प्रसार हो सके। तो इतना बात आप समझे होंगे। और भी देखते हैं, विधवा पुनर्विवाह। सती प्रथा के बाद सती प्रथा खत्म हो गया, तो उस समय विधवाओं को अब सती नहीं होना था, तो विधवा रहती थी उस समय, लेकिन विधवा को शादी करने का अधिकार नहीं था। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर इसके खिलाफ भी संघर्ष किए, अभियान किया। बहुत सारे हजारों हजार की संख्या में लोगों का सिग्नेचर कराए, जिससे कि यह लगे कि लोग चाहते हैं कि इसमें बदलाव होना चाहिए। और अंग्रेज अधिकारियों के माध्यम से उन्होंने विधवा पुनर्विवाह को लागू किया, जिससे कि विधवा खुद फिर से अपने जीवन को शुरू कर सके। और भी देखते हैं, सामाजिक स्थिति देख लेते हैं। देखिए, विधवा होने पर बहिष्कार और पुनर्विवाह पर रोक था। जो भी विधवा हो जाती थी, तो उसको समाज में एक गलत नज़र से लोग देखते थे, लोग उन्हें अपशगुन मानते थे। उनको बहुत सारी समाज में परेशानियों का सामना देखना पड़ता था, यहाँ तक कि उनको दूसरी शादी करने पर रोक था। मतलब विधवा पुनर्विवाह पर रोक था कि विधवा शादी नहीं कर सकती है। तो इसके खिलाफ क्या हुआ, देखते हैं। देखें, गरीब और निसहाय महिलाओं की स्थिति उस समय काफ़ी खराब थी, काफ़ी दयनीय थी। जो गरीब महिलाएं हैं, जो निसहाय हैं, तो उनका जीवन और भी कठिन हो जाता था। और जीवन कठिन होने की वजह से वो अच्छे से जीवन वह जी नहीं पाती थी। वो मतलब कि जो व्यक्ति के अधिकार होते हैं, वह केवल एक दुख दर्द की कहानी लेकर वह घूमती फिरती थी। वह मतलब कि उनके जीवन में समस्या ही समस्या रहती थी, क्योंकि उनको समाज में उतना सम्मान नहीं दिया जाता था। लोग उनको गलत दृष्टि से लोग देखते थे, क्योंकि विधवा है तो अपशगुन है, ऐसा लोग मानते थे। और भी देखते हैं, तो विद्यासागर का आंदोलन, विद्यासागर ने इसके खिलाफ बहुत सारे आंदोलन चालू किए। क्या हुआ उसमें, ईश्वरचंद्र विद्यासागर को इसमें बहुत सारे लोगों से टकराना पड़ा, लोगों की समस्याओं से झेलना पड़ा, क्योंकि उस समय बहुत से ऐसे लोग थे जो कि समाज में जो जो परंपरा चली आ रही है उसको बदलने के पक्ष में नहीं थे। लोग तरह तरह की बातें बनाते थे, यहाँ तक कि कहते थे कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर का धर्म भ्रष्ट है, वह धर्म को भ्रष्ट कर रहा है, समाज को एक गलत दिशा में आगे ले जा रहा है। तो ऐसी भी बातें सुननी पड़ती थी, लेकिन ईश्वरचंद्र विद्यासागर समाज सुधार के क्षेत्र में कार्य करना वो रुके नहीं, हमेशा जीवन पर्यंत कोशिश करते रहे समाज को एक अच्छी दिशा में ले जाने के लिए। और भी देखते हैं, तो देखें यहाँ पर विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए अभियान किया गया। 1856 में बंगाल विधवा विवाह अधिनियम के लिए सक्रिय योगदान मिला। मतलब कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह
अधिनियम पारित किया कि अब विधवा भी अब शादी कर सकती है। और भी देखते हैं परिणाम। यहाँ पर देखें, धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण से लोगों को समझाया कि यह धर्म सम्मत और समाज हितकारी है। जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, वह समाज को बताए हो कि देखिए, यह जो विधवा पुनर्विवाह है, यह समाज के लिए, धर्म धर्म के लिए काफी कल्याणकारी है, हितकारी है, जिससे कि जो महिलाएं हैं उनको भी एक बेहतर जीवन जीने का उनको मौका मिलेगा। वह भी एक समाज में एक अच्छे से जीवन जी पाएंगी। तो ये सब बातें उनको समाज में बताना पड़ता था, समझाना पड़ता था, क्योंकि उस समय बहुत सारे लोग अंधकार में जीवन व्यतीत कर रहे थे। और भी देखते हैं परिणाम और प्रभाव देख लेते हैं कि उस समय परिणाम और प्रभाव क्या सामने आए। देखिए, विधवाओं को समाज में सम्मान और अधिकार मिला। जो विधवा हैं उनको समाज में सम्मान और अधिकार मिला। समाज में धार्मिक रूढ़िवाद और कुरीतियों के खिलाफ सोच विकसित हुई। जो समाज में धार्मिक कुरीतियाँ, मतलब कि रूढ़िवादी विचारधाराएं थी, जो गलत विचारधारा धारा उस समय समाज में चल रही थी, उन सबको खत्म किया गया, जिससे कि एक बेहतर जीवन लोग जी सकें। मतलब कि विधवा पुनर्विवाह को पुनः चालू कर दिया गया कि अब विधवा भी अब शादी कर सकती है, अपना बेहतर जीवन वह आगे गुजार सकती है। और भी देखते हैं, देखिए उदाहरण देख लेते हैं। गरीब विधवाओं ने विद्यासागर की मदद से पुनर्विवाह किया और स्वावलंबी जीवन जीना शुरू किया। जो भी गरीब महिलाएं थीं, उनको ईश्वरचंद्र विद्यासागर की मदद से दूसरा विवाह करने में उनको क्या मिली, सहायता मिली, और वो अपना जीवन एक बेहतर तरीके से जीने के लिए अपना जीवन को शुरू किया हो, खुद स्वावलंबी बनी, जिससे कि एक परिवार बेहतर तरीके से आगे बढ़ सके। तो यहाँ पर पुनः विवाह हो रहे हैं अब। और भी देखते हैं, शिक्षा सुधार और प्रशासन को देख लेते हैं। शिक्षा और प्रशासन के बारे में हम बात कर लेते हैं। सार्वजनिक शिक्षा में योगदान। सार्वजनिक शिक्षा में योगदान देखते हैं हम लोग। देखिए, स्कूलों में संस्कृत और आधुनिक विज्ञान का समावेश हुआ। जो उस समय में विद्यालय खोले गए, उसमें संस्कृत संस्कृत और आधुनिक विज्ञान, मतलब कि विज्ञान आधारित शिक्षा दी जाने लगी। उस समय वैज्ञानिक दृष्टिकोण सामने आने लगे, क्योंकि अंग्रेज भारत में जब शासन कर रहे थे, तो जो भी इंग्लैंड में जो भी कानून थे वह भारत में ही वह देखने को मिले। तो बंगाल में उसी से बहुत सारे बदलाव दिख रहे हैं, क्योंकि यह पूरे बदलाव इंग्लैंड में पहले हो चुके थे और उसी को बंगाल में स्थापित किया जा रहा है, क्योंकि बंगाल का शासन प्रशासन अंग्रेजी देख रहे हैं। तो अपने तरीके से वह यहाँ के नियम कानून को भी क्या किए, लागू किए, बनाए, और धीरे धीरे बंगाल एक अच्छे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने लगा। वहाँ के लोगों के विचार बदलने लगे। पुरानी जो परंपराएं थी, जो गलत परंपरा थी, वह क्या होने लगी, समाप्त होने लगी। और विज्ञान और शिक्षा में बेहतर प्रभाव वहाँ पर देखने को मिला। लोग तर्क की कसौटियों पर अपने जो भी परंपराएं थी, अपने जो भी विचार थे, उस पर लोग तर्क की कसौटी पर लोग उसको तोलने लगे।
कि अगर तर्क की कसौटी पर वह खरा उतर रहा है तो सही है, नहीं तो वह क्या है, गलत है वो। और भी देखते हैं। फिर फिर देखें, ग्राम स्तर पर पाठशालाएं खोली गई, मतलब कि गांव के स्तर पर भी विद्यालय खोले गए और पुस्तकालय भी खोले गए। जो भी बच्चे या बच्चियां जिनके पास पैसा नहीं है, वह भी पुस्तकालय से पुस्तक ले सकते हैं और पढ़कर फिर वह पुस्तकालय में जमा कर सकते हैं। तो ऐसी भी व्यवस्था उस समय की गई। और भी देखते हैं, नीति और विधि देख लेते हैं। नीति और विधि पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। छात्रवृत्ति और आर्थिक सहायता दी गई, बच्चों को पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दी गई और आर्थिक सहायता भी दी गई। तो यह भी समाज में एक अच्छा बदलाव की ओर क्या करता है, यह दिशा दिखाता है यह, कि बच्चे जो भी गरीब परिवार से आ रहे हैं उनको इससे क्या मिल रहा है, सहायता मिल रहा है, जिससे कि वो पढ़ सकते हैं और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। और भी देखते हैं, शिक्षा को समान और सुलभ बनाने का प्रयास किया गया। शिक्षा को समान मतलब कि जो स्त्री हैं, पुरुष हैं, किसी में शिक्षा को लेकर भेदभाव नहीं किया जाएगा। दोनों को पढ़ने के लिए समान अवसर दिए जाएंगे। और सुलभ बनाने का प्रयास मतलब कि शिक्षा जितना आसान हो सके उतना आसान बनाया गया, जिससे कि लोग को पढ़ने में कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े। और भी देखते हैं, जिससे जिसके लिए उसमें बंगाल में बहुत सारे किताबें लिखी गई जो कि आसान भाषा में, जो सबको समझ में आ सके। तो यहाँ पर आसान भाषा में किताबें क्या हो रही हैं, लिखी जा रही हैं। और भी देखते हैं, स्वभाव देख लेते हैं। बंगाल पुनर्जागरण और भारत में समाज सुधार की नींव मजबूत हुई। देखें तो बंगाल में पुनर्जागरण, बंगाल जो है अब पहले से क्या हो रहा है, धीरे धीरे बदल रहा है, क्योंकि बंगाल पुनर्जागरण का दौर वहाँ पर शुरू हो चुका है। समाज में बदलाव का दौर चालू हो गया है, जिससे कि क्या हो रहा है, भारत में समाज सुधार की नींव मजबूत हो रही है। मतलब कि जो भी समाज में गलत विचारधाराएं चल रही थी उसे क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और समाज अब एक बेहतर विचारधारा की तरफ बढ़ रहा है, अग्रसर हो रहा है। और भी देखते हैं, देखिए महिलाओं और गरीब वर्ग के लिए शिक्षा की संभावना खुली। जो महिलाएं हैं, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको शिक्षा में एक स्वतंत्रता मिली कि वह भी अब पढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, अपने भविष्य को बेहतर कर सकते हैं। और भी देखते हैं, साहित्य और भाषा सुधार। साहित्य और भाषा सुधार पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखते हैं, साहित्यिक योगदान, बंगाली भाषा को सरल और लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया जाए। साहित्य के माध्यम से बंगाल में जो भी भाषा है उसको आसान बनाने का पूरा प्रयास किया गया। बहुत सारे लोग सामने आए जिन्होंने आसान भाषा में पुस्तकें लिखी, जिससे कि लोग जल्दी से जल्दी क्या करें, पढ़कर समझ सकें, उन्हें कठिनाई का सामना न करना पड़े। तो इतना आप समझे होंगे। तो यहाँ पर लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया गया, लोगों में यह आसान भाषा को लेकर सबके, हर बच्चे तक पहुँचा जा सके, कोई भी बच्चा यह महसूस न करे कि यह काफ़ी कठिन है। उ- उसको लगे कि यह कितना आसान है, यह तो सबसे आसान है, इसे हम आसानी से सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और भी देखते हैं, सामाजिक और धार्मिक सुधार देख लेते हैं। सामाजिक और धार्मिक सुधार पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। पहली बात आती है सामाजिक सुधार। देखें तो जातिवाद, सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन किए गए। जातिवाद, सती प्रथा
के खिलाफ क्या किए गए, आंदोलन किए गए, जिससे कि समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। और भी देखते हैं, तक विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन किया गया। जो विधवा हैं उनके पुनर्विवाह का क्या किया गया, समर्थन किया गया कि विधवा भी अब शादी कर सकती है, वह अपना नया जीवन शुरू कर सकती है और अपने भविष्य को उज्ज्वल उज्ज्वल व बना सकती है। तो यह भी प्रयास हुआ जो कि समाज में सुधार यह देखने को मिला। और भी देखते हैं, धार्मिक दृष्टिकोण देख लेते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण कैसे रहे, क्या हुआ उसमें, उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। धर्म में सदाचार और न्याय पर जोर दिया गया। धर्म में सदाचार और न्याय पर जोर दिया गया। धर्म अब केवल पुरुषों की ही बात नहीं करता है, अब देखें महिलाओं की भी बात करता है। पुरुष और महिला दोनों को साथ में लेकर आगे बढ़ने के लिए धर्म भी अब उनको क्या देता है, आगे बढ़ने के लिए उनको एक माध्यम देता है, एक तरीका देता है। मतलब कि अब धर्म भी लोगों को एक बेहतर जीवन जीने में समस्या नहीं बन रहा है वो, बल्कि उसका समाधान कर रहा है वो आगे बढ़ने में। और भी देखते हैं, धार्मिक आडंबर के बजाय व्यवहारिक दृष्टिकोण। जो भी धर्म में कम कांड किए जाते थे, आडंबर था, उसको नज़रअंदाज कर उसको छोड़कर आगे बढ़े लोग। और देखें तो आडंबर के बजाय व्यवहारिक दृष्टिकोण, मतलब कि वैसा दृष्टिकोण होना चाहिए जो कि हर व्यक्ति के व्यवहारिक जीवन में वह दिखाई दे। वह व्यक्ति हर समय अच्छे विचार से वह सोच सके, वह अच्छा विचार अपने मन में लाए वह, जिससे कि उसका जो जीवन है वह बेहतर बन सकता है। अगर वो आडंबर में ही पड़ा रहे तो वह आगे नहीं बढ़ सकता है वो। तो इससे निकलने के लिए भी लोग उस समय प्रयास किए, क्योंकि धार्मिक कर्मकांड उस समय बहुत ही अधिक मात्रा में चल रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जब लोग शिक्षित होने लगे तो उनको पता चल गया कि धार्मिक आडंबर क्या हैं, इसमें क्या क्या गलत है। तो यह भी सामने ये सब देखने को मिला, क्योंकि जो पढ़ रहा है, जो वैज्ञानिक तरीके से, मतलब कि तर्क की कसौटी पर जो अपने आप को तोड़ रहा है, वह आडंबर को नहीं मानेगा। वह जो देखेगा वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वह सोचेगा। वो अगर तर्क की कसौटी को वह खरा उतर रहा है तो सही है, नहीं तो वह गलत है। तो यहाँ भी बदलाव देखने को मिला, मतलब कि धर्म के आधार पर लोगों की देखने के तरीके भी क्या होने लगे, बदलने लगे। और भी देखते हैं, व्यक्तित्व और नेतृत्व देख लेते हैं। व्यक्तित्व और नेतृत्व पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। व्यक्तित्व की बात करते हैं, सरल जीवन शैली होनी चाहिए। हर व्यक्ति की सरल जीवन शैली होनी चाहिए, मतलब जीवन जीने में एक ऐसी रास्ते होने चाहिए जिससे कि जीवन आसानी से लोग जी सके, जीवन में कोई कठिनाइयाँ सामने न आए। मतलब कि कोई भी ऐसे समाज में परंपराएं नहीं होनी चाहिए जो कि किसी के जीवन जीने में वो कठिनाई सामने आए उससे। तो ये सब भी क्या किए गए, बदलाव किए गए। और भी देखते हैं, संयम, मतलब कि हर व्यक्ति अपने आप को क्या करे, संयम रखे। दृढ़ इच्छा शक्ति, मतलब कि हर व्यक्ति में दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, मजबूत इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जब आप में इच्छा शक्ति होती है तभी आप आगे बढ़ने में आपको मदद मिलती है, क्योंकि जब जब आपके पास इच्छा शक्ति ही नहीं रहेगी तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मतलब कि जिज्ञासा होनी चाहिए, समाज के प्रति जिम्मेदारी और नैतिकता होनी चाहिए।
समाज के प्रति जिम्मेदारी होनी चाहिए कि समाज एक बेहतर तरीके से लोगों को आगे बढ़ने में मदद करे। नैतिकता होनी चाहिए कि समाज के लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो यह भी क्या होने चाहिए। और भी देखते हैं, नेतृत्व देख लेते हैं। व्यक्तिगत प्रयास प्लस सार्वजनिक आंदोलन किए गए, व्यक्तिगत भी प्रयास किए गए और समाज के स्तर पर भी क्या किए गए, आंदोलन किए गए। जो भी समाज में बुराइयां थी उसको क्या किया गया, हटाया गया। उसके खिलाफ समाज से लड़ना पड़ा। शिक्षा और कानून दोनों का इस्तेमाल किया गया। शिक्षा और कानून के माध्यम से समाज में सुधार लाया गया। तो आशा करते हैं कि आप ईश्वर चंद्र विद्यासागर और उनके सामाजिक सुधार के बारे में एक बेहतर तरीके से और एक, एक आसान भाषा में आप समझे होंगे। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।